नमस्कार मित्रों, मैं हूं अमित और आज एक नए घटनाक्रम के साथ आप सबके सामने आया हूं। घटनाक्रम मेरठ का है, जहां पर एक पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर किया गया और फिर उसकी लाश को एक ड्रम में भर दिया। ये घटनाक्रम इस प्रकार से है। सौरभ नाम का एक नौजवान जो कि मर्चेंट नेवी में काम करता था, मेरठ में मुस्कान से उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात प्यार में बदलती है और घर वालों की मर्जी के खिलाफ वो एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों एक किराए के घर में रहने लगते हैं। किराए के घर में रहने के बाद उनके बीच एक बेटी का जन्म होता है। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता है, ज्यादातर बाहर रहता है और इसी बीच जब बेटी बड़ी होती है तो उसको प्ले स्कूल में दाखिला दे दिया जाता है। प्ले स्कूल में मुस्कान ही उसको लाती और वापस लेकर आती थी। इसी आने जाने में साहिल शुक्ला नाम के एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है और वो धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर प्यार में बदल जाती है। साहिल लगातार मुस्कान से मिलता रहता है। सौरभ बाहर रहता था। मुस्कान और साहिल की नजदीकियां बढ़ती गईं। मुस्कान और साहिल अपने किराए के घर में पार्टी करने लगे। एक दिन मकान मालिक ने उनको देखा और जब सौरभ लौट कर आए तो उनको सारा वाकया बताया, जिसके कारण मुस्कान और सौरभ में काफी झगड़ा हुआ। सौरभ ने मुस्कान की कॉल्स डिटेल्स, चैट्स को खंगाला, जिसमें उसको काफी कुछ मिला। जिसके बाद सौरभ ने ये फैसला लिया कि वो मुस्कान को तलाक दे। इस झगड़ा फसाद के बीच सन 2023 में सौरभ फिर वापस लंदन चला जाता है। लंदन जाने के बाद मुस्कान, इन झगड़ों के बाद सौरभ लंबे समय तक लंदन में रहता है। लगभग 2 साल के लिए लंदन में रहना शुरू कर देता है। इधर मुस्कान और साहिल के रिश्ते लगातार मजबूत होते चले जा रहे थे। उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। लेकिन साहिल थोड़ा सा जादू टोना और अंधविश्वास जैसी चीजों पर विश्वास रखता था। साहिल की माँ की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी माँ के नाम से ही उसके पास एक सिम था जिसपे वो स्नैपचैट पर वीडियोस देखता था। तो उसको लगता था कि जो स्नैपचैट है उससे वो अपनी माँ से बात कर रहा है। एक उसकी साइकोलॉजी बन गई थी इस चीज को लेकर। इसी चीज को देखते हुए मुस्कान ने अपने भाई का नाम से एक सिम लेती है, स्नैपचैट पे एक अकाउंट बनाती है और उस पे माँ से रिलेटेड चीजें डालते हुए ये लिखती है कि मुस्कान को कभी छोड़ना नहीं और उसके साथ हमेशा बने रहे। और इन रील्स को वो साहिल को भेजती थी, जिससे साहिल को ये लगता था कि ये उसकी माँ उसको कह रही है। इन सब चीजों को देखते हुए साहिल पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब वो कहता है कि मुझे मुस्कान से ही शादी करनी है, उसी के साथ रहना। एक दिन वो मुस्कान से कहता है कि सौरभ को तलाक दे दो और हमारे साथ रहना शुरू कर दो। लेकिन मुस्कान वापस जवाब देती है कि सौरभ को तलाक देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आसपास बना रहेगा और हम लोगों को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो साहिल इसके जवाब में कहता है कि तुम सौरभ का वध कर दो। वध शब्द का इस्तेमाल करता है। जब ये बात मुस्कान सुनती है तो वो भी सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। दोनों मिलकर प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। प्लानिंग करने के बाद उनको लगता है कि सौरभ को रास्ते से हटाना बेहद जरूरी है, वरना वो एक दूसरे को कभी मिल नहीं पाएंगे। नए नए तरीके खोजे जाते हैं, गूगल पर नए नए तरीके खोजे जाते हैं। व्यक्ति को कैसे मारना है, उसका कत्ल कैसे करना है, बेहोशी की दवाएं खोजी जाती हैं। ये सब गूगल पर सर्च किया जाता है। इसके बाद वो प्लानिंग करते हैं। अब चूंकि उनको ये नहीं पता होता है कि लाश को दफनाया कैसे जाता है, तो वो आप डायरेक्ट तो किसी से पूछ नहीं सकते, तो इसके लिए वो एक नया तरीका अपनाते हैं। साहिल अपने दोस्तों से पूछता है कि जो पूजा की सामग्री है उसको आप लोग कैसे दफनाते हो। तो दोस्त बताते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा खोदो और उसके अंदर उसको दबा दो और उसको ढक दो। साहिल इसी बीच उनसे कहता है कि अगर लाश हो तो कैसे उसको दफनाया। ये बात सुनकर सारे दोस्त शॉक हो जाते हैं और साहिल को डांटने लगते हैं। साहिल इस चीज को देखते हुए खुद भी घबरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्लानिंग करते हुए हम खुद इसमें फंस जाए। तो वो लाश को दफनाने का प्लान वहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद साहिल को एक नया आइडिया मिलता है। वो एक ड्रम खरीद के लाता है
मुस्कान से कहता है कि सौरभ को चाकू से मार देते हैं और इसी ड्रम में उसको डाल देंगे और ऊपर से सीमेंट डाल देंगे। इससे किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा और लाश का भी कुछ पता नहीं लगेगा। सौरभ इस समय इंडिया में नहीं था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे पड़ता है। 24 फरवरी को मुस्कान के पास सौरभ का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं 25 फरवरी को तुम सबके साथ तुम्हारा जन्मदिन मनाने घर आ रहा हूं। मुस्कान तुरंत इस बात को साहिल को बताती है। साहिल अपने प्लान को एक्टिव करता है। साहिल तरीका बताता है मुस्कान को कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाना और साहिल को सुला देना, सुलाने के बाद हम उसका कत्ल कर देंगे। सौरभ घर वापस आता है। 25 फरवरी को बर्थडे मनाया जाता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट हो जाता है। सौरभ शराब पीने से मना कर देता है। जब सौरभ शराब पीने से मना कर देता है तो यह प्लान नाकाम हो जाता है और मुस्कान और साहिल की पूरी प्लानिंग बेकार हो जाती है। अब मुस्कान नए प्लान के लिए साहिल से बात करती है। अगली डेट 3 मार्च सुनी जाती है। 3 मार्च इसलिए सुनी जाती है क्योंकि उस दिन उसकी बेटी का आखिरी एग्जाम होता है। मुस्कान बेटी को स्कूल ले जाती है, आखिरी एग्जाम दिलवाती है, बेटी को ले जाके अपनी माँ के घर छोड़ देती है और अब घर में 2 व्यक्ति मुस्कान और सौरभ ही बचते हैं। क्योंकि उसको डर था कि शराब पीने से सौरभ मना कर देगा, इसलिए उस दिन वो शराब नहीं पीती, शराब नहीं देती, बल्कि सौरभ का पसंदीदा खाना बनाती। कोफ्ता सौरभ को बहुत पसंद था। उस कोफ्ते में मुस्कान नशीली दवा मिला देती है। रात 9:30 बजे लगभग सौरभ खाना खाता है और सोने के लिए चला जाता है। गहरी नींद में पहुंचने के बाद चूंकि बेहोशी की दवा भी मिली थी, इसलिए नींद और गहरी हो जाती है। रात 12 बजे मुस्कान साहिल को कॉल करती है कि सौरभ पूरी तरीके से सो चुका है, बेहोशी की हालत में। साहिल मुस्कान के घर पहुंचता है, बड़े बड़े 2 चाकू लेता है और मुस्कान से कहता है कि जाओ सौरभ के सीने में ये चाकू भोंक दो। मुस्कान घबरा जाती है तो साहिल उसको हिम्मत देता है, कहता है कि अपने पति का वध अब तुम ही करो। पहला बार मुस्कान साहिल के साथ मिलकर सौरभ की छाती पर मारते हैं। सौरभ वहीं मर जाता है। अब दोनों मिलके सौरभ का कत्ल कर देते हैं। साहिल सौरभ की गर्दन और दोनों हाथ की हथेलियां काट के बाकी धड़ वहीं छोड़ देता है। मुस्कान 2 बैग लाती है। एक बैग में धड़ रख दिया जाता है, दूसरे बैग में सिर और हथेलियां लेकर साहिल अपने घर चला जाता है। अब रात भर की बात है। मुस्कान को काफी डर लगता है। वो साहिल को कॉल करती है। साहिल उसको अपने घर बुला लेता है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद वही ड्रम जो कि खरीद के पहले से रखा गया था, उस ड्रम के अंदर दोनों पैकेट यानी धड़ और सिर और बचा हुआ हिस्सा ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है। उसके ऊपर सीमेंट डाल दी जाती है, सीमेंट का घोल डाल दिया जाता है और ड्रम को पैक करके घर में ही रख दिया जाता है। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों कैब बुक करते हैं और शिमला के लिए रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह बात आती है कि सौरभ का मोबाइल अभी भी मुस्कान के पास है। मुस्कान लगातार सौरभ के भाई बहन को मैसेज करती रहती है कि हम लोग शिमला जा रहे हैं, शिमला से कसौली जाएंगे, कसौली से मनाली जाएंगे, फिर एक लंबे टूर के बाद हम पहुंचेंगे। भाइयों को मैसेज करा जाता है। मैसेज करने के बाद जब होली का समय आ जाता है, लगभग 14-15 दिन बाहर रहते हैं, होली का समय आ जाता है, भाई बहन कॉल करते हैं कि होली में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। कॉल मुस्कान उठाती नहीं क्योंकि जान रही होती कि अगर कॉल उठा लेंगे तो फंस जाएंगे। मैसेज पर जवाब देती रहती है कि हम होली पर नहीं आएंगे, हम यहाँ घूम रहे हैं। परिवार को अटपटा लगता है। परिवार कहता है 2 साल बाहर रहता है लड़का और होली में घर भी नहीं आ रहा। तारीख 18 मार्च। मुस्कान और साहिल के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। कुल 84,000 रुपए लेके जाते हैं ये लोग, जो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। मुस्कान को कोई रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन उसको ये बात पता होती है कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं। मुस्कान तुरंत अपनी माँ को कॉल करती और उससे कहती है कि माँ, मुझे पैसों की जरूरत है, सौरभ के अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, उनको कैसे निकाले। माँ इस बात को सुनकर घबरा जाती है। वो कहती है सौरभ तुम्हारे साथ है, तुम उससे पूछो कि कैसे निकाले जाते हैं। घबराहट में मुस्कान के मुंह से निकल जाता है कि सौरभ मेरे साथ नहीं है, वो मर चुका है। अब यहाँ पर मुस्कान के माँ बाप
काफ़ी घबरा जाते हैं। वो डर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़ा हो चुका था, तलाक की भी बात हो चुकी थी। ऐसी कई घटनाक्रम हो चुके थे जो रिश्तों के लिए अच्छे नहीं। और इस घबराहट में मुस्कान के माँ बाप पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वो अपनी सारी बात पुलिस को बताते हैं कि 14 दिन से मेरी बेटी और दामाद बाहर हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं। इधर मुस्कान और साहिल के पास जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो वापस मेरठ की तरफ चल देते हैं। इधर वो मेरठ पहुंचते हैं, उधर पुलिस घर की तरफ पहुंच जाती है। घर में पहुंचने के बाद तलाशी ली जाती है, घर की तफ्तीश की जाती है तो वो ड्रम मिलता है। ड्रम काफी भारी होता है। पुलिस को शक हो जाता है कि इस ड्रम में जरूर कुछ है। ड्रम को जैसे तैसे खुलवाया जाता है। खोलने पे उसमें लाश और सीमेंट का एक मिक्सर मिलता है। तुरंत पूरे ड्रम को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहां उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने पर सौरभ की लाश के टुकड़े मिलते हैं। तत्काल प्रभाव से पुलिस एक्शन में आती है, मुस्कान और साहिल को अरेस्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इसके बाद मुस्कान अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि सौरभ को उसी ने मारा और साहिल के साथ मिलकर मारा। जब साहिल से पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो जवाब देता है कि वो मुस्कान से शादी करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, इसलिए उसने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया। वहीं जब मुस्कान से ये जवाब पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया तो एक हैरानी भरा जवाब मुस्कान देती है। मुस्कान कहती है कि मैं साहिल से कभी शादी नहीं करना चाहती, बल्कि वो एक साथी के तौर पर मुझे पसंद था। यानी साहिल ने अभी तक जो भी किया वो सब उसके लिए कुछ भी नहीं। इस तरीके का वाकया सामने मेरठ में आता। पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मरवा डालती है। दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में होना दुर्भाग्यवश है। अभी केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। देखते हैं भविष्य में क्या नतीजा निकलता है। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। भैया हमारा सौरभ लड़का था मेरा। उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहां पर 4 तारीख का उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और बाद में वहां पर जो गली मोहल्ले के लोग थे उन्होंने बताया कि ये तो घूमने चली गई थी। बाद में मकान मालिक ने उसको खाली करने के लिए कह रखा था कि भाई यहाँ से कमरा खाली कर दो, हम काम करवाएंगे। फिर वो जो उन्होंने सीमेंटेड वगैरह ड्रम वगैरह था उसको भर रखा था। उसके बाद वो लोग लेके जाते तो उनसे मजदूरों से उठा नहीं। वो कहने लगे ये इसमें क्या भर रखा, वो कहने लगे कबाड़ भर रखा। तो वो कह रहा ऐसा कैसा कबाड़ है भाई, कबाड़ होता तो घर का ही तो होएगा। तो उठा नहीं उनसे। और वो ढक्कन जैसे खोला उन्होंने, जैसे खुल गया अचानक से, तो उसके अंदर जो एकदम वो होती है हवा ले गया, वो ड्रम हवा ले गया। तो उसकी लाश की बदबू आई उनको। फिर वो दौड़े दौड़े चौकी में फोन करा उन्होंने, चौकी से पुलिस आई। इतने में ये अपनी माँ के घर पहुंच चुकी थी बताने के लिए। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुंच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। अब उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुंच गई। बाद में पुलिस आई है, फिर उनको जबरदस्ती जीप में बिठा के वो पुलिस थाने लेके गई।